नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबीन गर्ग का नाम हर गली नुक्कड़, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। Zubeen Da voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार को 3 दिन की ऑफिशियल मॉर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और जब जुबीन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar and the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप आसाम से नहीं हैं तो आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों ठहर गया? इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, दिवाली का सीजन है और इस ओकेजन पर एक बड़ा तोहफा आपके लिए। ध्रुव राठी एकेडमी के सभी कोर्सेज पर साल की सबसे बड़ी मेगा सेल, फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स जहां पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना सीखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करते हुए। मेरा यूट्यूब ब्लूप्रिंट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना सिखाता है, कैसे आप सोशल मीडिया को अपनी पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और मेरा बेस्ट सेलिंग मास्टर एआई चैटबॉट्स का कोर्स, 10.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स जो आपको चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीपसीक जैसे एआई टूल्स की थ्योरी, प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाता है। इन सब में से आप कोई भी कोर्स खरीदो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इवन एआई फिएस्टा पर भी आपको एक अनबिलीवेबल डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा खुद का बनाया एआई प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के टॉप एआई मॉडल्स आपको एक ही चैट में एक ही जगह पर मिलेंगे। इसका प्राइस ऑलरेडी एक अनबिलीवेबल 999 रुपीज पर मंथ में है, लेकिन इस दिवाली सेल के लिए हम एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। आप अगर इसका एनुअल प्लान खरीदोगे तो आपको इसकी साल भर की कॉस्ट सिर्फ 6,999 रुपीज पड़ेगी, यानी कि 41% का डिस्काउंट, 5,000 रुपए की सेविंग लेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए वैलिड रहेगा क्योंकि इतना ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसे इस प्राइस पर देना फ्यूचर में। तो इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेकआउट करो, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। अब टॉपिक पर आते हैं। ये बात है अर्ली 1990s की। जुबीन गर्ग ने एक ऐसे समय पर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा जब आसाम में एक अलग देश की मांग करने वाला संगठन अपनी पीक पर था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, शॉर्ट फॉर्म उल्फा। आसामीज लोगों की एक पूरी जनरेशन एक अलग देश की मांग के लिए हथियार उठा रही थी। उल्फा के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन बजरंग अभी खत्म ही हुआ था, जो अपने पीछे रिप्रेशन और एट्रोसिटीज की डरावनी कहानियां और आसाम के युवाओं में एक गहरी निराशा छोड़ गया था। चारों तरफ हिंसा का माहौल था और इसी माहौल में 1992 में जुबीन की पहली एल्बम अनामिका आती है। इन लोगों में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यार, निराशा और होप को लेकर उनकी मेलोडीज आसाम में चल रहे वायलेंस के बीच एक ताजी हवा की तरह थी। इनके गानों ने एक पूरी जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई और जुबीन रातों रात एक स्टार बन गए। अगले कुछ सालों में जुबीन एक के बाद एक हिट देते गए और पूरी तरीके से आसाम के लोगों की इमेजिनेशन पर छा गए। खास तौर पर युवाओं में इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। जुबीन के गाने आसाम की वादियों, खेतों और चाय के बागानों में गूंजने लगे। हर मौके के लिए जुबीन का एक गाना था और इन गानों ने लोगों को निराशा के बावजूद अपनी जमीन और अपने कल्चर से प्यार करने की वजह दी। कहा जाता है कि 1990s में आसाम को जुबीन की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसा सिंगर चाहिए था जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस, उनकी इनसिक्योरिटी और उनके कल्चरल
प्राइड को गानों के जरिए बयां कर सके। बारे घूरी घूरी दापुनते सारा तुमी निजके हाजी कासी। जुबीन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गानों में पॉलिटिकल डिफाइंस होती तो कभी कल्चरल प्राइड। उनके म्यूजिक की रूट आसाम की जमीन, इसकी नदियां, इसकी फसलें और इसके कल्चर में थी। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी से जुबीन ने ऐसे वक्त पर गर्व के साथ आसामीज में गाना और बोलना आसान बनाया जब एस्पिरेशनल लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के प्रेशर्स का सामना कर रही थी। साल 2000 तक आते आते जुबीन ज्यादातर आसाम के लिए एक आइकन बन चुके थे। पूरे आसाम में बिलबोर्ड्स पर उनका चेहरा रहता था और उनके गाने हर जगह सुने जाते थे। हर साल अप्रैल में होने वाले बिहू फेस्टिवल में जुबीन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती। इसी बीच जुबीन बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई भी पहुंचे और 2006 में गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने ने उन्हें देश भर में फेमस कर दिया। असम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने क्रिश में दिल तू ही बता जैसे कई और हिट गाने भी दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने करियर में अपनी पीक पर थे तभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया और आसाम वापस आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है। जुबीन ने कहा कि आसाम में वो एक राजा की तरह है और राजा को कभी भी अपना किंगडम छोड़ना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आसामीज और हिंदी के अलावा यहाँ पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट हर एक भाषा शामिल थी। ये 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते थे, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इतने टैलेंट के बावजूद, इतने सारे अलग अलग गाने रिकॉर्ड करने के बावजूद इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके मैनेजर सिद्धार्था शर्मा ने रिवील किया कि इनके 38,000 रिकॉर्डेड गानों के राइट्स प्रोडक्शन हाउसेज और म्यूजिक कंपनीज के पास थे और जुबीन को सिर्फ वन टाइम रिकॉर्डिंग फीस मिली थी। म्यूजिक कंपनीज ने इन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। अब यहां तक की कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं, तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जुबीन ने 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक बच्ची थी काजली। एक दिन जुबीन काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी जहां उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था। तो जुबीन से देखा नहीं गया और उन्होंने ना केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़ा और जीते। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने और हर मुसीबत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबीन लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए। लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, जुबीन एक बागी भी थे, एक रेबेल जो पावर में रहने वालों से हमेशा सवाल करते, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस। आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter, I'm always a fighter. I'm not a politician, I'm a fighter. ये क्यूबा के मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी चे गुएवारा से बहुत इंस्पायर्ड थे। रेबेल किससे? I've learned it from Che Guevara. ये एक आजाद पंछी की तरह हमेशा वही बोलते थे जो इनके मन में होता था, किसी से नहीं डरते थे, किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का विरोध करने से पीछे नहीं हटते और उन्हें सीधा चैलेंज करते थे। उन्होंने पब्लिकली बोला था कि असम के सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए,
खुद को नास्तिक बताने वाले जुबीन का यह भी कहना था कि उनकी कोई जाति, कोई धर्म या कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ आजाद है। जन्म से रहे ब्राह्मण, जुबीन ओपनली कास्ट सिस्टम और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के हमेशा खिलाफ बोलते थे। कहा जाता है कि जब ये 12th क्लास में थे तभी इन्होंने अपना जनेऊ उतार दिया था और इसे अपने मच्छरदानी में धागे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। इसी तरह मई 2018 में जब बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भैंस की बलि दी तो जुबीन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देवी देवता जानवरों का खून नहीं मांगता, धर्म के नाम पर जानवरों की बलि रुकनी चाहिए। इन्होंने ये तक कहा कि अगर गोविंदा को मां कामाख्या देवी को खुश करना था तो उन्हें भैंस की नहीं बल्कि खुद की बलि देनी चाहिए थी। जुबीन को आसाम के कल्चर और आसामीज भाषा से बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी वो कोई शॉविनिस्ट नहीं थे। अप्रैल 2013 में उल्फा के एक फैक्शन ने आसाम के सिंगर्स को वार्निंग दी थी कि बिहू फेस्टिवल में हिंदी के गाने ना गाएं ताकि इंडियन कल्चर के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहा जा सके और आसामीज कल्चर जिंदा रहे। इस वक्त जुबीन एकमात्र ऐसे सिंगर थे जो उल्फा के खिलाफ खड़े हुए। इन्होंने जवाब दिया, हु द हेल आर यू, आई डोंट केयर। उन्होंने कहा कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। उल्फा को चैलेंज करते हुए सीधा कहा कि ये कहने वाले कौन होते हैं कि हिंदी के गाने आसाम के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये एक आउटडेटेड और बिल्कुल बकवास सोच है। जुबीन नहीं माने और बिहू फेस्टिवल्स में हिंदी के गाने इन्होंने गाए तो उल्फा ने इन्हें गोली मारने की धमकी दी। अब इंडिया में दोस्तों ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धमकी तो छोड़ो, छोटी सी बॉयकॉट की मांग से ही डर जाते हैं। और यहां जब जुबीन को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जान से मारने की धमकी दी, ये फिर भी इसके खिलाफ खड़े रहे। जब आसाम सरकार ने इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो पहले इन्होंने सिक्योरिटी लेने से ही मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये लोगों के बीच सिक्योरिटी कवर से ज्यादा सेफ है। इनकी इसी हिम्मत के कारण इनके विरोधियों को भी जुबीन पसंद आते थे। जुबीन के मुताबिक इसी उल्फा ने बाद में उनसे कहा था कि वो उनके भाई की तरह है और यही उल्फा आज उनकी मौत के बाद जुबीन को ट्रिब्यूट दे रहा है। इस तरीके के सेलिब्रिटीज आज बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। जुबीन ने अपने लोगों के लिए किसी भी सरकार का विरोध करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जब मोदी सरकार CAA कानून लेकर आई तो आसाम के लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जुबीन एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे बल्कि इसका एक बड़ा फेस बन गए। इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये मर जाएंगे लेकिन आसाम में CAA को लागू होने नहीं देंगे और जब तक वो जिंदा है CAA आसाम में लागू नहीं होगा। जब दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे तो जुबीन ने इनमें एक्टिवली पार्ट लिया था। उन्होंने एक गाना गाया, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड। पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु। यह आसाम में एंटी CAA प्रोटेस्ट का एंथम सॉन्ग बन गया। इसके अलावा इन्होंने CAA के खिलाफ रैलीज भी निकाली, लोगों में डिवीजन को रोकने के लिए और प्रोटेस्टर्स की आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए एक वेबसाइट की भी शुरुआत करी, assam-against-CAA.in। प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने साफ कहा प्रोटेस्टर्स से कोई हिंसा नहीं करनी है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंस पर सरकार से भिड़ भी गए और कहा कि सरकार को आसाम के लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए लेकिन वो बच्चों को मार रही है। साल 2024 तक भी आपको दिखेगा कि जुबीन CAA का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ CAA की नहीं है दोस्तों, जुबीन एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत एक्टिव थे। 2024 में जब बीजेपी सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए गुवाहाटी के इस एरिया में पेड़ काटने जा रही थी तब लोकल लोगों के साथ जुबीन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को सैक्रिफाइस करना अनएक्सेप्टेबल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को इसके परिणाम भुगतने की वार्निंग देते हुए जुबीन ने कहा कि अगर सरकार ने पेड़ काटे तो वो रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर सरकार को पेड़ काटने हैं तो वो उन्हें भी काट सकती है। इसी प्रोटेस्ट के कारण दोस्तों बीजेपी सरकार को उस समय पेड़ काटने का अपना प्लान रोकना पड़ा। इस सब से आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं। आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे। हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। इन्हें कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से देश भर के सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म एक्टर्स, इन सब की आंखें खुलेंगी। इस वीडियो को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें ट्विटर पर टैग करके या उनके इंस्टाग्राम में डीएम करके। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जुबीन इकलौते थे। जुबीन जैसे कुछ और भी सेलिब्रिटीज हैं जिनमें हिम्मत है लोगों के लिए आवाज उठाने की। कम है लेकिन कुछ जरूर है। जैसे कि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन के समय अपने लोगों के हमेशा साथ खड़े रहे, सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार डिफेंड किया। सिंघू बॉर्डर पर जाकर यह आंदोलन में भी शामिल हुए। इसी तरीके से नसरुद्दीन शाह और प्रकाश राज जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस और हेट को लगातार क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से एक्टर सोनू सूद भी, जिन्होंने लॉकडाउन के समय हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को खाना दिया, सही सलामत उनके घर पहुंचाया और अब किसी न किसी तरह से लोगों की मदद करते रहते हैं। और इन्हीं की तरह थे जुबीन। जहां पॉलिटिक्स ने लोगों को डिवाइड किया है, वहीं जुबीन ने आसाम को यूनाइट किया है। पिछले कुछ सालों में आसाम की राजनीति लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, चारों तरफ नफरत थी, लेकिन फिर भी जुबीन की मौत ने पूरे आसाम को एक कर दिया। हर जाति, धर्म, क्लास के लोग उन्हें विदाई देने के लिए साथ आए, क्योंकि जुबीन सबके थे, एक सच्चे जन कलाकार। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ दिवाली मेगा सेल का फायदा उठाना मत भूलना। सभी ध्रुव राठी एकेडमी के कोर्सेज पर फ्लैट 50% डिस्काउंट और AIFS पर फ्लैट 41% का डिस्काउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जुबीन की इंस्पायरिंग कहानी अगर आपको पसंद आई तो हरियाणा में विनेश फोगाट की कहानी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।